हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का, उसको हम डील करेंगे और देखेंगे कि पेपर कैसा रहा है। दो तीन चीज़ें जो आपको इस वीडियो से मिलेंगी वो ये है कि पेपर का नेचर कैसा है, दूसरा ये है कि जो सिलेबस है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से भी आ रहा है, और तीसरा ये है कि आने वाले समय में आपको अपनी रणनीति जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो कैसी रखनी है, वो भी आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। इस पर हम एक डिटेल में और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम अप्रोचेज की बात करेंगे, बुक लिस्ट की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेनली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू देखेंगे कि सिलेबस के कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कोर्स है वो 5 अगस्त से आ रहा है, जो फुल लेंथ कोर्स है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसकी इंक्वायरी कर रहे थे। तो इसके लिए आपका जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट करें। और हमारे कोर्सेज से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे JNU में पढ़ रहे हैं। अभी लगभग 4 से 5 साल से हम JNU, जब से ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है तब से हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन इट। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इज़ द ऑथर ऑफ बुक मैन्यूवर्स। सो दिस इज़ वेरी डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। एंड दैट्स व्हाई आई हैवंट कैटेगराइज्ड इट इन ईजी टू मॉडरेट और हार्ड, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर जिसको पता है तो वो तो आसानी से सिंथिया इन लो मार देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए क्वेश्चन टफ है। सो अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आप कुछ लॉजिकल एलिमिनेशन नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो आई हैवंट गिवन एनी कैटेगरी, चाहे कि ये इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट फॉरवर्ड था। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको इस चीज़ का आदत डालना पड़ेगा कि जो पेपर है वो बहुत ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अभी इसी पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कंसेप्चुअल बेसिस पे भी बने हुए हैं। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ पेपर है उसके बीच में आपको एक बैलेंस बनाना होगा। यानी आपको अपने प्रिपरेशन को ऐसा रखना होगा जहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वेल एज यू हैव टू मेमोराइज द बुक्स, ऑथर्स, डेट एंड एवरीथिंग। सो जस्ट अभी आप क्वेश्चन देखो, आपको पता चलेगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज़ ईजी बिकॉज यहाँ पे आप आसानी से एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है तो यू कैन टिक दिस क्वेश्चन एज करेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने पहले से टिक करके रखा है। जॉन रॉल्स की किताब, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस दे नो दैट जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। अगर आपको एडम स्मिथ भी पता है कि वो वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेटेड है, अगर आपको नोजिएक भी पता है कि स्टेट एंड ओटोपिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन से या आपको एक ऑप्शन भी पता है तो यू कैन ईजिली अराइव एट द राइट आंसर। तो देखो जॉन रॉल्स का है कि जॉन रॉल्स का बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ए का 2 है, ए का 2 और किसी ऑप्शन में नहीं है। बी का 4 है, बी का 4 2 ऑप्शन में है, बट ए का 2 एक ही ऑप्शन में है। एडम स्मिथ की मैं अगर बात करूँ तो ऑप्शन 1 है, ये 3 ऑप्शन में है। बट अगर किसी को भी पता है कि जॉन रॉल्स इज रिलेटेड विद थ्योरी ऑफ जस्टिस, यू कैन इजिली राइट मार्क दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन। ये अगर आप गलत करते एग्जाम में तो आप मतलब थोड़े से पीछे हो जाते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो सीरियस है वो इस क्वेश्चन को सही करेंगे। आगे देखते हैं। अब मैंने जैसे कि जब मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ या यूट्यूब पे भी जब वीडियो बनाता हूँ तो मैंने ये बोल के रखा था कि आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो BR अम्बेडकर हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उनके जो बुक्स हैं उसको तो आपको याद करना ही है। जो बुक्स उन्होंने लिखा है वो तो पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू नो द एग्जैक्ट ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन। जब आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन पता होता है तो आप आराम से उसको क्रोनोलॉजिकली, जो क्वेश्चन पूछता है, अभी इसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, एक कार्ल मार्क्स से रिलेटेड और एक महात्मा गांधी से रिलेटेड। और अगर ये जनरल ओपिनियन आपने जब हम कोर्स में पढ़ा रहे होते हैं या जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय अगर ये सुन लिया होता बस कि आपको कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के जो बुक्स हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, दिस इज़ नॉट अ न्यू क्वेश्चन एंड दैट्स वाई आई विल कैटेगराइज इट एज अ ईजी क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर सीरियस एस्पेरेंट्स दे विल डू दिस क्वेश्चन एज राइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो खैर बी होगा, बट अगर पेपर के नेचर पे पूछो तो आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी हिंद स्वराज 1909 के आसपास में लिखी गई थी। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और उसके बाद जो कन्फ्यूजिंग 2 था उसमें पहला होगा ये डी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद होगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये सबसे लास्ट में लिखा गया किताब था। अगर आपको ये भी पता होता कि सबसे शुरू में महात्मा गांधी ने ये वाली किताब लिखी थी तो आप आसानी से यू कैन हैव अराइव टू द राइट आंसर, और कम से कम 50-50 में तो आप पहुँच ही जाते।
नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि सावरकर का जो आइडिया ऑफ हिंदुत्व था वो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव, सावरकर के आइडिया से पूछ रहा है ना, कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से तो नहीं पूछ रहा है। सो दिस इज वेयर आई थिंक दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर थोड़ा सा इजी नेचर का होता है, जहाँ पे आप आसानी से स्टेटमेंट पढ़ के इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। नाउ रीड द स्टेटमेंट। फर्स्ट इज दैट सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट। सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इनटू अ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म, क्योंकि सावरकर जो थे वो मेनली इंडिया को एज अ कल्चरल रूट से देखते थे। His definition of Hindutva include the faiths that has an origin outside the territorial geography of India। ये statement incorrect है, outside नहीं होगा। And essential of Hindutva in existence of common culture, obviously ये सही है। He identified India as a religious culture, obviously this is a correct statement। So the only incorrect statement ये है कि his definition of Hindutva include the faith that has an origin outside the territorial geography of India। So this is something subjective और ऐसे questions काफ़ी पसंद होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन अगर मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जहाँ पे इनको 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी वैसे बनाए गए हैं जहाँ पे आप एक पता होने से नहीं एलिमिनेट कर पाओगे। अब इसमें ए 3 बार दे रखा है और सबको पता है कि जो यूएन चार्टर है वो 50, तो दिस इज़ जो अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजिकली दिस इज़ राइट कि सबसे पहले होगा यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को, दूसरा जो है वो है द टिग्रीवलाई अपॉइंटेड। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आप वहाँ पे छोड़ सकते थे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, क्योंकि अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे, गलत अटेम्प्ट होगा, नेगेटिव में मार्क्स चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। इसका बाय द वे आंसर ACBD होगा। पहला जो है वो यूएन चार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में 50 स्टेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। दूसरा है कि जो टिग्रीवलाई है वो सेक्रेटरी बने थे। और इस क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें मैं आपको एक ही काम बोलता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखो, लर्न करो। अब अभी तक अगर आपको नहीं पता था इसका आंसर, तो अब इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इससे इसका आंसर निकाल लो। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो कौन से ईयर में हुए हैं, और उसको अपने नोट्स में अपडेट करोगे। इससे क्या होगा कि जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें अगर एक भी ऑप्शन ऐसा हो जहाँ पे आपको पता हो कि अच्छा ये इस साल में हुआ था, तो वहाँ पे आपको चांसेस बनेंगे उसको सही करने का। आगे देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये कि लैटिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है। तो आपको पता है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिका आपको पता है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, मेनली जो कोलंबिया एंड ऑल दिस कंट्री, वेनेजुएला, ये सब टाइप की कंट्रीज़ है। तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर है यही होगा, हाई लेवल ऑफ रिजिम इंस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। आप देखोगे हमेशा मिलिट्री को, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ आप देख लो या चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ देख लो, इन सब कंट्रीज़ में आपको मतलब फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कू और जो सत्ता है वो परिवर्तन होते हुए दिखेगा। तो बहुत इनस्टेबल कंट्रीज़ होती है ये। इजी क्वेश्चन है ये। लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जॉन ऑस्टिन, इजी क्वेश्चन। बोल रहा है कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम किसके समय में था, बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू तक। आपको पता होगा जो रजनी कोठारी का कांग्रेस सिस्टम है वो मेनली इन्हीं के पीरियड के आसपास बात करता है, जहाँ पे जो इंडिया है वहाँ पे सेंटर में भी एक ही पार्टी की सरकार थी और जो स्टेट्स है वहाँ पे भी एक ही पार्टी की सरकार थी। फिर लगभग 1960s में बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार हटी और फिर आपको मल्टीपल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में। तो जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हार्ड है, क्यों है? क्योंकि ये सिलेबस के बाहर का है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ। बट द थिंग इज़ डैट मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी कि सर क्या हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ना चाहिए? तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो बहुत ज़्यादा डीप में जाके मत पढ़ो, बट जो ऊपर से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में, अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको अगर पूछूं, ये क्वेश्चन मैं हार्ड कैटेगरी में डाल रहा हूँ, पर जिसने भी नीट JRF का पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस का जो PYQs हैं, जो मेनली जो नीट JRF के पेपर है उसमें से जो पब ऐड के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बुक और ऑथर का नाम दे रखा है, या जैसे मान लो कोई क्वेश्चन होगा कि बाउंडेड रैशनैलिटी किसका है, तो वहाँ से आपको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है इसको कि जो भी क्वेश्चन है
उसके थ्रू जो आपने सीखा है उसको अपने नोट्स में लिख लेना है। इससे आपका काम एग्ज़ाम में बहुत आसान हो जाएगा। एक तो कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मान लो कि 2-4 स्टेटमेंट, मान लो 2 बुक का नाम नहीं भी पता है, लेकिन अगर 2 का भी अगर आपको पता है तो आप यहाँ से सही स्टेटमेंट कर जाओगे। वैसे ये क्वेश्चन भी वैसा ही था लगभग कि अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट पता है तो यू कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन राइट। और वो क्वेश्चन आपको फाइंड करना होता है। जैसे सी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सी में सारे ऑप्शन डिफरेंट है, यानी कि जो भी सी का आंसर होगा वही ये पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ रहे हो? जैसे कि आप ए देखो तो ए में क्या है, 4-4 2 बार है तो 50-50 में पहुंच जाओगे। बी में देखो 3-3 2 बार है। सी में देखो 1-2-3-4। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू द आंसर ऑफ ऑल दीज बुक्स एंड ऑथर्स, ही इज जस्ट आस्किंग यू द आंसर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। और अगर आपको ये पता है तो यू कैन डू दिस इजली, बहुत आसानी से कर सकते हो, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर है वो होगा एल्बर्ट लेपास्विकी, और ये जो है आपको ये सी का 3 आंसर है, तो आप आसानी से इसको 3 टिक कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, जो इसमें है कि मैच द फॉलोइंग लीडर विद देयर रोल एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्यों है भाई? अरे यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है। बी आर अम्बेडकर सबको पता है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हैं। अगर आप बी का 3 आंसर टिक कर दियो, यहाँ पे देखो बी का 3 है, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर यहाँ पे टिक हो जा रहा है। बाय द वे आपको पता होना चाहिए सरोजनी नायडू कौन थी, तो ये मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, और मोतीलाल नेहरू को पता है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, मतलब 1928 में उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट लिखी थी। एक्चुअली जो नेहरू रिपोर्ट था, इसका हिस्ट्री ये था कि हमारे सरकार को ये चैलेंज मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेहरू जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने 1928 में एक रिपोर्ट लिखी थी जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ मूविंग अहेड, लिखा है कि द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ। यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हो। सरप्लस वैल्यू की बात कर रहा है, अब एडम स्मिथ तो नहीं होगा, ये बाद में आया। थॉमस माल्थस इज नॉट रिलेटेड विद दिस सरप्लस वैल्यू एंड ऑल। जे.एस. मिल ही इज़ अ लिबरल थिंकर। तो डेविड रिकार्डो पे यू कैन हैव आप वहाँ पहुँच सकते थे लॉजिक के थ्रू, पर ठीक है, फिर भी ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखो। इजी टू मॉडरेट में ये नहीं आएगा, जिसको पता है वो टिक करके जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि वो किसने ये आत्मीय सभा को एस्टेब्लिश किया था। अब दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, और जब भी यार राजा राम मोहन रॉय पढ़ते हो तो कम से कम 2-3 चीज़ें तो पढ़ते हो कि सती सिस्टम एबॉलिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल था, आत्मीय सभा इन्होंने स्टार्ट किया था, जो ब्रह्मो समाज है उसकी संस्थापना करी थी, इनका जो पीरियड है 1829 के आसपास का पीरियड है। तो ये सब आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, और एकदम सा ईजी क्वेश्चन आ गया था। नाउ मूविंग अहेड, रूसो का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कौन से बेसिस पे है। अब इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आई थिंक कि उसका जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं था, एग्ज़ाम का कंपैटिबल नहीं था। पॉपुलर सोवरेनिटी, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन आई थिंक कि मैंने यहाँ पे खैर सबका डेट लिख दिया है, कौन से डेट में ये पब्लिश हुआ है, बट आंसर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे जैसे कि जो सही आंसर माना है, जो इसका आंसर की है उसके थ्रू इन्होंने माना है CADB, और सी जर्मन आइडियोलॉजी तो खैर 1932 में आया था। सो दिस कैन नॉट बी ट्रू। सो दिस इज़ समवेयर आई थिंक इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, बट इसका सही क्रोनोलॉजी मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो होगा ADBC, और ADBC जो है वो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। सो आई विल मतलब इसको मैं थोड़ा डाउट में मानता हूँ कि किस बेसिस पे उन्होंने उसको सही किया है। और मैंने जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है ना, उसका डेट भी यहाँ डाल दिया। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में था, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891 में था, जर्मन आइडियोलॉजी 1932 में था, और सबसे लास्ट लिखी बुक यही है। और जो 18th बर्मायर ऑफ लुइस बोनापार्ट है वो 1851 में था। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या पता चलता है कि जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, जितने भी मेन थिंकर्स के, अब रैंडमली किसी थिंकर से पूछ ले तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा, बट अगर जितने भी मेजर थिंकर्स हैं उनके बुक्स जो हैं वो आपको पब्लिकेशन के डेट के साथ याद होना चाहिए। ये एक डिमांड है इस एग्ज़ाम का। अब दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। द
हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्ट्री टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा वियर्ड टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैटिन अमेरिका provides the best instance of technocratic culture. The techno boys were a cohort of European or American trained graduates, mainly economic and engineering, who influenced economic policy making in much of the continent, notably Chile, in the final decade of which century? 20th century इसका आंसर होगा, बट दिस इज समथिंग वियर्ड क्वेश्चन, यू कैन ईजिली मतलब आप इसको छोड़ सकते थे, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन अगेन। सॉफ्ट स्टेट के बारे में किसने कहा था कि इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट लैकिंग द कैपेसिटी टू एक्ट अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट? दिस इज गुरनर मार्डल। और PYQs अगेन, जो नेट JRF का PYQ है, इसमें ये क्वेश्चन कम से कम तो 5 बार तो आया ही होगा एटलीस्ट। कमांड कैपिटलिज्म कौन से 5 ईयर प्लान को कहा जाता है? तो दिस इज़ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इजी क्वेश्चन है। चौरी चौरा आपको सबको पता है, 1920s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1922 में ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया था और इसके कारण बहुत सारा अपोजिशन भी हुआ गांधी का, एंड भगत सिंह जो हैं उनका राइज भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड याद होने चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, किसके बैकड्रॉप में स्टार्ट हुआ था, तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। जालियांवाला मैसेकर से लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट या क्रिप्स मिशन या आपको कैबिनेट मिशन, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, बट एक मोटा मोटा आइडिया आई थिंक कि होना चाहिए नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। गांधी के एडमेंट से 1915 से लेके 1947 तक जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो लखनऊ पैक्ट हो गया, चाहे वो जालियांवाला मैसेकर हो गया, या जो चंपारण में, और जो मैं बोलता हूँ केक से हमेशा इसको याद रखो, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तो ये जो मूवमेंट थे गांधी के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे। फिर 1919 में जो भी जालियांवाला मैसेकर हुआ, माउंट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, 1920 में जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, 1922 में मूवमेंट एबॉलिश हुआ, ख़त्म हुआ, क्यों हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट से देखो क्वेश्चन पूछ लिया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका डेट पूछ ले, तो यू कैन कमेंट दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, पर आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ कि चौरी चौरा कब हुआ था और चौरी चौरा कहाँ है, इसका लोकेशन भी बताओ कि आज के डेट में चौरी चौरा कहाँ लोकेटेड है। ऑब्वियसली पहले भी वहीं था, तो चौरी चौरा से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन, आपको अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखने को मिलता है। नाउ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की बात कौन करता है? तो निकोलस पोलुंटाज है। आपने मिलेविंद और पोलुंटाज का एक डिबेट भी था जो स्टेट के रिगार्डिंग था, कि एक जो है वो बिलीव करते थे कि स्टेट जो है वो टोटली कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा? तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके द्वारा, जो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट है कि जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट क्लास ही उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और एक जो जैसे निकोलो पोलुंटाज थे वो बोलते थे कि नहीं, जो स्टेट है उसके पास कुछ ऑटोनॉमी है, पूरा कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में ये नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के बारे में कौन बात करते हैं? आंसर होगा आपका निकोलो पोलुंटाज। TH मार्शल, जो उन्होंने सिटीजनशिप को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इजी क्वेश्चन है, सिविल, पॉलिटिकल और सोशल। सीधा बहुत सारे बुक्स में, नोट्स में ये मेंशन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको पूछूं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन का जो क्या बोल सकते हैं उसको कि सार क्या था, इसमें आपको पूछना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखोगे ना तो इसमें आपको पूछना बस यही चाह रहा है कि शिमला रिकॉर्ड कब हुआ था। अगर आपको शिमला एकॉर्ड पता है, अब बी का ऑप्शन देखो, 2, 3, 2, 1, आपको शिमला एकॉर्ड अगर पता है कि 1 है तो आप आसानी से इसको सही करके ले जाओगे, क्योंकि 1 रिपीटेड नहीं है, 1 जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा, सॉरी मतलब 4 नंबर होगा। ए का 2 होगा, जो टास्केंट एग्रीमेंट है वो 1966 में हुआ था, जो बी है उसका 1 होगा, शिमला एकॉर्ड 1971 में हुआ था। जो इंडो US न्यूक्लियर डील है वो तो 2005 में हुआ था, दिस वन इज़ वेरी इजी। और गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1996 में हुआ था। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। अब इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन का आपको मेथड लगाना पड़ेगा, और इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करो तो आप आंसर पे पहुंच सकते हो। तो वो ऑप्शन अगर देखो तो क्या है, द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड इन दिस एजेंडा। सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड, SDG जो है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये तो मतलब यही है कि सब लोग मिल के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे,
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे लोग हैं, या चाहे वो सिविल सोसाइटी है, सबका काम है एसडीजी में हेल्प करना। तो इसके रोल को रेस्ट्रिक्ट क्यों किया जाएगा? अगर आप डी ऑप्शन हटा दो तो ये हट गया, ये हट गया, अब कन्फ्यूजन बचता है ए बी सी में और ए बी में। तो आपको ए बी तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ए बी इसमें भी है। सी ऑप्शन पर हो, इट इज़ बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इंटाइटल द फ्यूचर वी वांट। और ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगर ये आपको पता नहीं होता तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफ्यूज होते, और इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग ए मारे होंगे, बहुत सारे लोग सी मारे होंगे। जैसा कि मैं आपका एक पर्सपेक्टिव जानता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो यही होता है। तो इसमें आप 50-50 पे आप आ चुके हो, और इसमें जिन्होंने ऑप्शन 3 सही किया होगा उनका ये सही हो गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। द फ्यूचर वी वांट जो है इसी रेजोल्यूशन पे वो अडॉप्ट हुआ था। आगे देखते हैं, सार्क का मेंबर कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि सार्क का कौन कौन सा मेंबर है, सार्क में कौन कौन सा मेंबर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और सार्क जो है वो जब बना था उसका पर्पस क्या था। ये 3 चीज़ अगर आप कमेंट में लिख देते हो तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन फिर से इस पर देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चन है, 25 नंबर। जेएस मिल का ऑन लिबर्टी अगर आपको पता है तो ए का 2 ऑप्शन है, ए का 2 रिपीटेड नहीं है, तो आप आराम से 2 नंबर इसका मार सकते हो। वैसे सारे थिंकर इजी है। मैकियावेली का सबको पता है, मैकियावेली ने कौन सी किताब लिखी थी? द प्रिंस। मतलब प्रिंस को कैसा होना चाहिए, क्लेवर लाइक अ फॉक्स, स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन। आई थिंक कि आपने मैकियावेली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आने वाले समय में बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जॉन रॉल्स का अगेन, अब देखो एक ही पेपर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देखो ऊपर में एक जॉन रॉल्स से क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो जॉन रॉल्स से क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रखा है, एक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पेपर अब कैसा होता जा रहा है कि एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा जा रहा है। तो जॉन रॉल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में मिल गए, और एक ही ऑप्शन के साथ, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर है कि जो लोकल बॉडी अम्बड्समैन है वो कौन से बॉडी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, इवन आई वॉज नॉट नोइंग दिस, आई हैव सर्च दिस एंड फाउंड कि ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में बना था। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो, आने वाले समय में किसी पेपर में पूछ दे तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगेन दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन। क्यों भाई? हेजमनी पता है, ग्रामसी का कंसेप्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन का है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मार्क्स का है। पॉलीसेंट्रिसिज्म अगर नहीं भी पता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 3 पता है तो ऑब्वियसली आप चौथे को जान जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, और ये एक ईजी क्वेश्चन है। मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, एरिस्टोटल। अगर ये आपको टफ लग रहा है मतलब आपने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट में ही गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर आप ओपी गावा पढ़ोगे, ओपी गावा का जो पहला आई थिंक चैप्टर है उसमें ही ये स्टेटमेंट बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, और वो जो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो जो साथ में नहीं रहता है, इधर ही इज एंजल और अ बीस्ट। सो दिस इज़ बाई एरिस्टोटल। अब ये है क्रोनोलॉजिकली लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, इजी क्वेश्चन, इजी था। यूएनओ नाम एशियन सार्क, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो आ गया बाउंडेड रेशनैलिटी, मैंने आपको बोला था। अब बाउंडेड रेशनैलिटी एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कम से कम 8 बार तो नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। दिस इज़ अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो हर्बर्ट साइमन इज़ द राइट आंसर एंड यू हैव टू नो दिस बिकॉज दिस वॉज आस्क्ड इन नेट जेआरएफ फॉर मल्टीपल ऑफ टाइम्स। और जो भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे, ये गारंटी है। आगे देखते हैं, हु सेड पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ईजी है, डेविड स्टर्न इसका सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, बहुत ईजी है। चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन पे करेगा? नहीं। राज्यसभा नहीं, लोकसभा नहीं, किसके पे करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 1971 में, अब देखो ये जनरल नॉलेज है, आप सोचते हो बार बार सुनते होंगे कि जो 7th फ्लीट है, जो 7वां बेड़ा है, वो भेजा था पाकिस्तान के हेल्प के लिए यूएस। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा वाटर ट्रीटी है? गंगा वाटर ट्रीटी? ऑब्वियसली नॉट। सतलज नहीं, इंदस गंगा नहीं, इंदस वाटर ट्रीटी है। अब इंदस वाटर ट्रीटी में कौन सा नदी है जो पाकिस्तान जिसका पानी एक्सक्लूसिवली यूज करेगा? कौन सा नदी है जिसका पानी सिर्फ इंडिया यूज करेगा? तो इसको ICJ, इंदस, चेनाब एंड झेलम, इसका जो पानी है ICJ का जो पानी है वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान यूज करता है। बाकी जो बच गया आपका सतलज, बियाज और रावी, इसका पानी इंडिया यूज करता है। तो ऐसे करके आपको याद करना होता है। बाकी इंदस वाटर ट्रीटी कब हुआ था,
क्या कौन मेडिएट कराया था इंडियस वाटर ट्रीटी में, ये मैं अभी बता सकता हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गो एंड सर्च अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड अपडेट कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल राइट, ईजी है, लाइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है ये सब चीज़। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अगर आप ढंग से इसमें देखोगे तो ए अगर देखोगे, फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम इज़ अलाउड फॉर ऑल द इलेक्शन इन इंडिया। अरे भाई, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है, इन सब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, और देखो हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर आपने ये हाईलाइट भी ढंग से नहीं देखा होगा और सीधा मार के आए होंगे इसको करेक्ट समझ के, तब ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज इट्स इजी क्वेश्चन। तो ये नॉट करेक्ट ए होगा, तो सही है, ए जो है सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर, तो इसका आंसर होगा ए एन सी। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, तो ये नहीं होगा, तो ए एन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क का है, ईजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू एलमॉन्ट, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर जो है वो नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो एलमॉन्ट 3 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर की बात करता है, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया आपसे, तो मान के चलो कि आपका बेसिक में बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। रूसो, टी.एच. ग्रीन, हेरोल्ड लस्की, रॉबर्ट नॉजिक। सबको पता है रॉबर्ट नॉजिक इज़ अ न्यू लिबरल थिंकर, ठीक है, तो इसका आंसर रॉबर्ट नॉजिक होगा। पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अब ये थोड़ा सा टिपिकल वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर 2014 होगा। अगर हो सकता है ये आपको ना याद हो, तो हो सकता है उस समय ना दिमाग में आया हो। ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा हार्ड है, बट वही है, आपको वो इम्पॉर्टेंट बुक खोजना है। अब जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक आप पढ़ के गए होंगे आई थिंक, और आपको अगर बी का 2 पता है तो यहाँ पे खोजो बी का 2 कहाँ है। बी का 2 2 ऑप्शन में है, यानी कि 50-50 तो आप पहुँच गए एलिमिनेशन से। अगर आपको ये पता है कि रेडिकल व्यू ऑफ पावर, ये किसका लिखा हुआ है, ये स्टीवन ल्यूक्स का लिखा हुआ है, तो अगर आप देखो सी का क्या है 3, सी का क्या है 3, सी का 3 और कहीं नहीं है, सी का 3 बी का 2, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, बट मैं इसको समझूंगा कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए इजी होना चाहिए था ये, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो हम किताब पढ़ते हैं बेलिस एंड स्मिथ का, बेलिस एंड स्मिथ। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जो सार्तोरी है उनके अनुसार कौन सा पार्टी सिस्टम का टाइप नहीं है, तो इसका आंसर होगा बैलेंस्ड और इफेक्टिव प्लूरलिज्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि हम यूजुअली इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेंगे, अब इसके बाद से हम इसको देख लेंगे। जो थुसाइडिडस का टेक्स्ट है पेलोपोनेशियन वॉर, वो किस 2 स्टेट के बीच में हुआ था, एथेंस एंड स्पार्टा। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट होता है, चाहे वो क्लास में आप पढ़ो या बुक्स में पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आर्टिकल 21, एक्टिव यूथनेसिया, आई थिंक दिस इज़ नॉट इन आर्टिकल 21, क्योंकि एक्टिव यूथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने परमिट नहीं किया है। अगर आपको यूथनेसिया नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ यूथनेसिया क्या होता है। यूथनेसिया मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा पेन में है, इफ़ समवन इज़ इन एक्सट्रीम पेन एंड ही वांट टू डाई, सो अगर आप उसको एक ऐसा डेथ दे रहे हो जिस डेथ में उसका मतलब उससे उस डेथ से उसका पेन ख़त्म हो जा रहा है। से फॉर एग्जांपल समवन इज़ इन एक्सट्रीम पेन, अगर मान लो किसी को कोई कैंसर हो गया है या कोई ऐसी बीमारी है जो सही होने वाली नहीं है, इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर बट ही इज़ इन पेन, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे आप अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्विट्ज़रलैंड, उसने तो खैर एक मशीन भी बना दिया है जो जिसमें आप अगर आप चाहो तो आप इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, यू कैन गो एंड आप वहाँ पे आराम से अपना चॉइस आपको रहता है कि यू वांट टू डाई। एक्टिव यूथनेसिया इज़ नॉट परमिटेड इन इंडिया, इंडिया में परमिटेड नहीं है, तो ये हमारे आर्टिकल 21 के तहत नहीं आएगा। पैसिव यूथनेसिया इज परमिटेड। पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, देखो अगर इस बार एक्टिव यूथनेसिया से पूछा है तो अगली बार पैसिव यूथनेसिया से पूछ लेगा।
ये क्या होता है कि मान लो कि समबडी इज़ ऑन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, मान लो कोई वेंटिलेटर पे है एंड इज़ ब्रेन डेड, एंड ये पता है, डॉक्टर ने कह दिया है ही इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर, उसका मानसिक रूप से मृत्यु हो चुकी है, बस हार्ट चल रहा है और बस ये है कि हाँ सांस ले रहा है, हार्ट चल रहा है, ये दो है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है एंड पूरा वेजिटेटिव स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये हटा दिया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मर जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव यूथेनेसिया। सो दैट इज़ काइंड ऑफ लीगल। इस पर एक केस भी हुआ था और बहुत फेमस केस था। सो आई विल एडवाइस यू टू जस्ट गो एंड सर्च अबाउट द केस ऑन एक्टिव यूथेनेसिया। और एक कपल थे बॉम्बे के, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, तो आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, यू कैन अपडेट इट। नाउ मूविंग अहेड, स्टेट्समैन प्लेटो, इजी। थॉमस पोगे, अगर आपको पता है ए का 4 है तो ये क्वेश्चन बन गया, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में, मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा। इसका आंसर होगा ए का 4 एज द वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, बी का 3 जिस चार्ल्स बेट्स का लिखा हुआ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सी का सॉरी बी का 3 है, बी का है द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, चार्ल्स बेट्स का है द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, एंड सी का 2 होगा, दैट इज़ थॉमस नैगल जो है उनका द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रुइज्म लिखा हुआ है, और डेविड मिलर का लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लो, आने वाले समय में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। एग्ज़ाम हॉल में ये पता नहीं है तो आप इसको आराम से स्किप कर सकते थे। Which of the following writ is issued by Supreme Court in case of illegal detention of person, e.g. habeas corpus? यूनाइटेड नेशन का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? यूनेस्को नहीं है, इकोसॉक है, इकोसॉक है बट यूनेस्को नहीं है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करो सी को तो ऑप्शन ये गया, ये गया, ये गया, आंसर होगा ए बी डी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन कोल्ड वॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब डेट्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि आपको कमेंट सेक्शन में इन सब इवेंट के डेट्स लिखने हैं, क्योंकि आने वाले समय में आ सकता है। तो इसका आंसर सही होगा, पहला कोरियन वॉर हुआ था, फिर सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी हुआ था, फिर हुआ था बर्लिन वॉर, और फिर हुआ था सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। दिस इज़ द राइट क्रोनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल है वो आपको याद होने चाहिए, जो कि मैं क्लास में रटवाता हूँ। आर्टिकल 14 से लेके या आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी आर्टिकल, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड क्वेश्चन कैन कम डायरेक्ट फॉरवर्ड। और अभी क्या क्वेश्चन, पहला आपको पता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 है ये। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20 है ये। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, ये आर्टिकल 22 है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 है। यहाँ से बस आपको सजाना है, सजा दो। ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया। रियलिस्ट थिंकर इसमें से कौन नहीं है? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जब भी आप आईआर पढ़ते हो, आईआर का शुरुआत ही वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट स्पीच से होता है, और वुड्रो विल्सन एक लिबरल थिंकर थे, यानी रियलिस्ट नहीं थे। बाकी थॉमस होब्स ऑब्वियसली, केनिथ वॉल्च हैं, हैंस जे मॉर्गेंथो हैं, एलमंड सिडनी भरवा, और मेन ये क्वेश्चन एंड्रे गुर्नर फ्रैंक से था, क्योंकि अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो उसका है 3, 2, 4, 1। एक भी अगर आपको देख रहे हो कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपको ये पता है कि एजी फ्रैंक इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो एजी फ्रैंक है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिजीम को देखते हैं, और इनका लैटिन अमेरिका पे ही काम था, और उन्होंने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका ये किताब लिखी थी। तो अगर सी का पता है कि 2 ऑप्शन है तो आप आसानी से इसको टिक करके ले जाओगे। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक असम्पशन ऑफ रियलिज्म। क्या करेक्ट है इसमें? इसमें आप ऑप्शन बी देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का डिपेंडेंसी थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी मार्क्सिज्म का है। ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। अगर आपने बी एलिमिनेट कर दिया, सीधा आंसर पे पहुंच गए। इजी क्वेश्चन है ये। 55, द परसेप्ट ऑफ जीएस एंड द गाइड एंड पीस एंड हैप्पीनेस, राजा राम मोहन राय की किताब है। अगेन इजी क्वेश्चन। द अर्लियर नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बार बार हम पढ़ते हैं, एथेंस में डेमोक्रेसी था, यहीं से प्लेटो निकले, यहीं से सोक्रेटिस निकले, यहीं से एरिस्टोटल निकले। 57, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल, एरिस्टोटल। अगेन अ इजी क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, आई थिंक दिस इज मॉडरेट टू हार्ड, मैक्स वेबर इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मार्क्स कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।
Again, you have to eliminate. So just read statement C. Marx contend that the political structure of society constituted by its relation of production is the real foundation of society. No, political structure of society is not the real foundation of the society. And if you will eliminate this option C, you will arrive to the right answer, that is 1. मार्क्स ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया. ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और इसीलिए इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स इकोनॉमिक्स से हटे ही नहीं. सो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो द बेस इज इकोनॉमी एंड ऑल दीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज द सुपर स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ वेरी, आई थिंक, एलिमिनेशन का क्वेश्चन था ये. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन. तो आपको इसमें सही चुनना है. देखो, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सही है भाई. द जुडिशियरी ऑल्सो हैव द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, बी अगर आप काट दो, और बहुत ही वेग स्टेटमेंट है. तो इतना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या कि जुडिशियरी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा? नहीं करेगा. बी हटा दो, बी गया, बी गया, बी गया, आंसर ACD आ गया. ईजी क्वेश्चन है बहुत. राज्यसभा में कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं? 12. Which of the following are correct about the Council of State? Council of State is not subject to dissolution. सही है. 1/4 of the member नहीं, 1/3 of the member होता है. The Council of State abandoned the system of, नहीं, गलत है. अगर C गलत हो गया, C गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया. अगर A सही है तो ये तो होगा ही. B and D, ये ऑप्शन भी गया. तो A and D और ABD में था तो B भी सही है. 1 सेकेंड, 1/4 of the member, so B is, I think, wrong. So A and D is the right answer. A and D is the right answer. I have to check this statement. एक बार और चेक करके मैं अपडेट कर दूंगा. But I think A and D is the right answer. प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी पूछ रहा है. इसमें देखो, एलिमिनेशन से 2 तो आप आसानी से हटा दोगे, क्योंकि पता है सबसे लास्ट में प्रणब मुखर्जी आएंगे, फिर आएंगे APJ अब्दुल कलाम. अगर आपको नीलम संजीव रेड्डी और जाकिर हुसैन में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन पहले आएंगे और नीलम संजीव रेड्डी उसके बाद में आएंगे. तो BACD आंसर हो जाएगा इसका. टायरनी ऑफ मेजोरिटी कौन बोला था डेमोक्रेसी को? डी टॉक्योवेले बोले थे. इनका काम डेमोक्रेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये क्रोनोलॉजिकली पूछ रहा है. इसमें ये तो पता है कि जापान का अटैक था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हुआ था. जो कारगिल वॉर है वो बहुत लेट हुआ था, तो इसको आप लास्ट में रख दो. तो D पहले, लास्ट में B आया. कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, और किसी भी ऑप्शन में D पहले नहीं है, तो वैसे भी आप इसको एलिमिनेट कर दोगे. आंसर DACB हो जाएगा इसका. क्रोनोलॉजिकली अरेंज द सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट. ये एक हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम हर ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल में जाके उसको पढ़ने जाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में. तो इसका आंसर तो खैर D होगा, मतलब C होगा, 3 नंबर. कि सार्क एग्रीकल्चर सेंटर पहले आया था, फिर सार्क डेवलपमेंटल, फिर सार्क आर्बिट्रेशन, फिर साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. बट दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन. अगेन, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है. क्वेश्चन नंबर 67. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय B.R. अम्बेडकर? अगर आप देखोगे तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये लिखा गया था. थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा गया था. अनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा गया था. गांधी, नेहरू एंड टाइगर, दिस वर्क इज़ नॉट रिटन बाय B.R. अम्बेडकर. लेकिन B.R. अम्बेडकर की जो किताबें थी, जितने भी किताब थे ना जिन्होंने लिखा, मतलब जब अम्बेडकर साहब ने इनको लिखा था, उसका जो डेट ऑफ पब्लिश, जब वो पब्लिश हुआ था, पब्लिकेशन है, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना. दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन. अगेन, रिपब्लिक पता है, प्लेटो का लिखा हुआ है. लेवियंथन हॉब्स का है. फ्लोरेंस हिस्ट्री नहीं भी पता है तो आपको अगर 2 ऑप्शन भी पता है तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन बन जाएगा. अब देखो 2 ऑप्शन से बनाते हैं. रिपब्लिक क्या है? प्लेटो. A का 3 यहाँ भी है, A का 3 यहाँ भी है. B लेवियंथन हॉब्स, B का 2 यहाँ है, लेकिन B का 2 यहाँ है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो गया. C का 1 होगा, द फ्लोरेंसियन हिस्ट्री, मैकियावेली और 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ये भी बहुत पॉपुलर बुक है लॉक की, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ईजी है. पहल स्कीम, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ LPG सब्सिडी से रिलेटेड था. बहुतों को लगा होगा ये चाइल्ड एजुकेशन से है, बट दिस इज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ LPG सब्सिडी. तो दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल क्या है? आपको पता होगा, जो फेडरेशन 2 प्रकार का होता है. एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर मतलब जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत सारे स्टेट को पकड़ के रखा होता है, यानी ये सब भाग रहे होते हैं. जैसे इंडिया इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म.
लेकिन जैसे यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, बहुत सारे स्टेट आपस में आके एक सरकार बनाते हैं। स्विट्ज़रलैंड एक एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि खैर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, वो इरेलीवेंट है। बोल रहा है कि कौन सा ईयर में क्या हुआ था, इसको आप पता नहीं क्या पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर मैचिंग विद देयर ईयर ऑफ अकरेंस, कब क्या हुआ था। तो सारे ऑप्शन हमको लगता है गलत थे, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 72 ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि हाँ भाई रायो पहले हुआ था, क्योटो बाद में हुआ था। रायो क्योटो, रायो आपको देखो यहाँ पे मिल गया बी, फिर हो गया ए, बी ए और में है ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जोहान्सबर्ग समिट हुआ था, फिर कोपेनहेगन समिट हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, पर आप 50-50 में पहुंच सकते थे, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। बट रायो और क्योटो में पता होना चाहिए। रायो जो है वो आपका 1992 में हुआ था, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपका 1996 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो इनफोर्स 2005 में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम खैर जो मेरे नोट्स है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, थॉमस पॉगे की जो बुक है और वगैरह वगैरह है। इसमें आपको एलिमिनेशन के मेथड से जाना होता है। अगर आप पहले को एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर पे पहुंच जाओगे कि थॉमस पोग इन हिज बुक लॉ ऑफ पीपल हैज़ एड्रेस सम ऑफ द इशू ऑफ ग्लोबल जस्टिस। लॉ ऑफ पीपल जो है वो किताब नहीं लिखी गई है इनकी। तो एक को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आप आंसर पे पहुँच जाओगे, डैट इज़ BCD। सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये आप गलत नहीं कर सकते। 75 व्हाट वर द मेन रीज़न फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कौन कौन सा मेन रीज़न था इसका। बी नंबर देखो, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये बहुत पहले हुआ था। दिस इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करो बी ऑप्शन को, तो ये गया। अब बचता है CD तो होगा ही। ये क्या है, द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। ऑब्वियसली येस, जो सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म था उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। क्या क्या फ्लॉज थे। पहला तो कि सोवियत यूनियन वॉज अ वीक सुपर पावर। वीक सुपर पावर इसलिए था ना क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बट ये सुपर पावर थे मिलिट्रेली, और इनका इन्फ्लुएंस जो था वो लिमिटेड था। दूसरा ये है कि जो सोवियत स्टाइल्ड कम्युनिज्म है उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें ये फ्लॉ था कि वो फ्री मार्केट को तो ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करते थे, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इन्वेस्टमेंट आता नहीं था। तो इसके कारण भी सोवियत यूनियन कोलैप्स किया। तो द राइट एंड करेक्ट आंसर इज ACD। ए द इम्पैक्ट ऑफ गोर्बाचेव्स रिफॉर्म पॉलिसी, जो ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोइका है वो पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा आई थिंक रोल प्ले करता है। एंड द इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो अ रीज़न। एंड नाउ सी we have solved all the 75 question of this year CUET PG Political Science. If you will evaluate the paper, you will find that out of 75 question, more than 60 plus questions were from easy to moderate category. 15 क्वेश्चन को मैं अभी भी बोलता हूँ कि दिस वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी। इस 15 में भी पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चन ऐसे थे दैट यू कैन स्किप। बाकी 10 क्वेश्चन में जहाँ आपका 50-50 बन रहा था, यू हैव टू टेक अ चांस, यानी कि इन अबाउट 70 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। और इस 70 क्वेश्चन में से इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 60 प्लस राइट क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होने वाला था JNU में, जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। सो दिस इज़ अ इवेलुएशन ऑफ दिस पेपर। एंड इस पेपर में आपने देखा होगा कि लगभग सारे पार्ट से IPT से क्वेश्चन भी आ गया, WPT से भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, IR से भी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ग्लोबल जस्टिस से भी क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन था। एक जो पब एड का मतलब जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन अलग से आ गया है। 2 क्वेश्चन के आसपास, एक बाउंडेड रेशनैलिटी वाला और एक बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन अलग से आया है। बट यू हैव टू बी रीड विद दिस। अगर आप इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लक्ष्मीकांत की किताब लेके जो मोटी वाली आती है पब एड की वो लेके बैठ जाओ, नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। बट एट लीस्ट गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेनली नेट JRF के पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, वहाँ से अपने नोट्स में उन सब ऑथर्स को और उनके बुक्स को अपडेट कर लो, तो यू विल बी ईजिली कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। अदरवाइज यहाँ से मेनली वही जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। मैंने जब ये पेपर पूरा देखा तो आई हैव रियलाइज्ड डैट बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे दैट वाज न्यू, जो नया था।
कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं. सो द की टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स इज़ डैट यू हैव टू कंप्लीट दिस सिलेबस. आपको सिलेबस कंप्लीट करना है विथ गुड अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ होनी चाहिए. अगर आपको पॉजिटिव लिबरल नेगेटिव लिबरल में अंतर नहीं पता है, दिस इज़ अ थिंग कि आपको इसके बारे में चिंता करना है. सो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, प्लस में एज मच क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस एंड मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? नेट जेआरएफ से आते हैं. अब तो 4 साल का आपके पास CUET का पेपर हो गया, जो JNUE का पेपर है वो हो गया, जो BHU का पेपर है वो हो गया, जो जामिया का पेपर है वो हो गया. और ये सारे पेपर आपको वन स्टॉप इसका सोल्यूशन है हमारे चैनल पे. हमारा जो ऐप है वहाँ पे, और जब आप हमारे कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको इन सब क्वेश्चंस के, इन सब पेपर्स के विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे और उनका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा. एंड डैट विल हेल्प यू. आई एम प्रॉमिसिंग यू कि अगर आपने प्रीवियस ईयर और जो हमारा कोर्स है वो अगर अच्छे से शिद्दत से फॉलो कर लिया, यू आर गोइंग टू बी इन JNU नेक्स्ट ईयर. सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन. थैंक यू.